इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AAO जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं GL चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हम यहां पर अपने कुछ टॉपिक्स से बाहर निकल करके अब हम चर्चा करें आपके जेट के प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए। देखिएगा, हम 2015 से शुरुआत कर रहे हैं। 2015, 16, 17, 18, 2018 तक जिसको कह सकते हैं पेपर का एक अलग तरीके का पैटर्न हुआ करता था आपके जेट में, क्योंकि उस समय केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के सेपरेट 40 क्वेश्चन आया करते थे, ये ध्यान रखना। अब आजकल जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। एग्रीकल्चर के 40, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 10 और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 10, ये 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो सवाल होते हैं ये एग्जैक्टली है क्या, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना। तो 2019 से आपको इसके पैटर्न में बदलाव नजर आएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं 2015 का जो आपका पेपर है वो किस प्रकार का रहा। और देखिएगा, पेपर्स हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ये पता लगता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, सवाल कैसे बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो 2015 में जो कंप्लीट जो पेपर था उसमें 40 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए जानी जाती है। देखिएगा, ब्रीड 3 प्रकार की है। आप अगर देखेंगे तो ब्रीड्स में आप देखते हैं कि एक दुधारू है, ठीक है, एक आपके जैसे भारवाहक है और एक जिसको आप क्या कह सकते हैं द्विकाजी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपको क्या कहते हैं, द्विकाजी कहते हैं। अब यहां पर ये जो नस्ल होती है ये क्या है, दुधारू है, ये ध्यान रखना प्योर रूप से। यहां पर ये क्या करती है, हमारे एग्रीकल्चर में हम इन्हें कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमें दूध भी मिलता है और एग्रीकल्चर में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे थारपारकर, नागौरी, गिर, साहिवाल। देखिएगा, साहिवाल भी आपके क्या है, दुधारू ब्रीड है, गिर भी क्या है, दुधारू है। लेकिन नागौरी अगर आप देखोगे तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बाहरवाहक है और भारत की सबसे बेस्ट बाहरवाहक कौन सी है, अमृत महल, ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्या है, तो ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल। और अगर आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत में आपको कौन सी दिखाई देगी, अमृत महल, ठीक है। यहां पर जैसे थारपारकर को अगर ICAR के अनुसार देखते हैं तो हमारे कहां दिखाई देती है, सॉरी NBPGR के अनुसार देखें तो मिल्च में, और वैसे राजस्थान बोर्ड्स की बुक में अगर देखते हैं तो आपको इसे द्विकाजी में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है, 20 का सही है नागौरी। तो ये ध्यान रखना आपको, नागौरी बेल, नागौर जिला इसी नागौरी बेल के लिए जाना जाता है। यहां पर देखिएगा, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। यह सवाल कई बार पूछा है, इसे कई बार पूछा जाता है रोमन नाक, और कई बार कहते हैं उठा हुआ नाक, ठीक है, कि बकरी की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें उठा हुआ नाक दिखाई देता है। जमुनापरी, बारबरी, बिट्टल और मारवाड़ी। अब मारवाड़ी तो जिसको कह सकते हैं रेसिस्टेंस पावर के लिए भी जानी जाती है। बिट्टल इसे कह देते हैं कॉपी ऑफ जमुनापरी, यानी कि जमुनापरी की प्रतिलिपि, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं, इसे कहते हैं जमुनापरी की प्रतिलिपि। क्योंकि ये जमुनापरी की प्रतिलिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी क्या होता है, रोमन नाक पाया जाता है, ठीक है।
लेकिन इसकी प्रायोरिटी तब आएगी जब ऑप्शन में जमुनापुरी नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो हमारे यहां पर क्या है, जमुनापुरी है। बकरी की ऐसी ब्रीड भारतीय जो आपके दूध के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो दूध के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखना। बारबरी, इसे आप क्या कहते हैं, सिटी गोट भी कह देते हैं। क्या कह देते हो इसे आप, शहरी बकरी, सिटी गोट भी कह देते हो आप। तो यहां पर क्या है, बी इसका राइट आंसर है, जमुनापुरी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जमुनापुरी इसका राइट आंसर है, बी। आप ये सॉरी बी तो क्या है, सिटी गोट। राइट आंसर क्या है हमारा, ए, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है आपके पास, रोमन नाक, उठी हुई नाक, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना ए इसका। अगला देखो, खालिस्तान को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पैथोजेंस है या जो डिजीज है उनके पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। यूरिया का प्रयोग हरा चारा में काटने के बाद, ठीक है, हरा चारा में काटने के बाद छिड़काव किया जाता है, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, एक तो स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण है चारे में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए। अदरक, क्लोरोफॉर्म, इसका पता ही आपको किसके लिए करते हैं, बेहोशी के लिए। तो यहां पर बोरिक एसिड जो है इसका प्रयोग अपन किस में करते हैं, रोगाणुनाशक में किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ए इसका राइट आंसर है आपके, ठीक है। अगला देखो, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। खीस तो है क्या, खीस तो देखिएगा, मादा पशु के ब्यात के बाद प्राप्त होने वाला फर्स्ट लैक्टेशन, जो प्रथम दूध है, यह है खीस है। इसका प्रभाव ब्यात से 7 दिन तक प्रभाव रहता है, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि खीस क्या है, कोलेस्ट्रम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रम कहते हैं इसे हम, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। खीस को क्या कह देते हैं, कोलेस्ट्रम कह देते हैं। तो यहां पर क्या है, कोलेस्ट्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि एक तो ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। दूसरा, मादा पशु के ब्यात उपरांत प्रथम दूध, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो खीस का प्रभाव जो होता है, खीस का दूध में जो प्रभाव होता है वो वैसे तो ज्यादातर तो 5 दिन तक रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक। अब ये क्या है, इसमें ध्यान रखना, विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ध्यान रखना, विटामिन ए की प्रचुरता। खनिज लवण भी खूब पाए जाते हैं। तो दांतों का सही विकास करता है, आंखों की रोशनी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करता है और शरीर के भार को संतुलित करता है। अब ये दिया कितना जाता है, तो ये शरीर भार का 1/10 है, ठीक है। शरीर भार का, तो ये आपके शरीर भार का 1/10 भाग दिया जाता है। अब मुख्य कार्य क्या है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीबायोटिक है ना, तो नवजात पशु की एंटीबायोटिक जिसको कह सकते हैं, आपको एंटीबायोटिक कार्य करता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। और इसी खीस के कारण नवजात का पहला मल जो होता है वो आपके बाहर आता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और चुटकी विधि, ये ध्यान रखना आपको। इसे कहते हैं फुल हैंड मेथड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं
फुल हैंड मेथड। ये क्या है? अंगूठा, तो इसे नकलिंग, ठीक है, ये क्या है? नकलिंग मेथड है। ये क्या है? इसे कहते हैं स्ट्रिप मेथड। अब यहां अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम विधि, दूध दोहने की विधि तो तीनों ही है, लेकिन बेस्ट कौन सी है? चुटकी विधि एक अच्छी विधि है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है? अच्छी विधि। लेकिन इसका प्रयोग किस में करते हैं? ऐसे जानवर जिनके थन छोटे होते हैं, तो आप कह सकते हैं छोटे थनों वाले, छोटे थनों वाले, छोटे थनों वाले जानवरों में, छोटे थनों वाले जानवरों में दूध निकालने हेतु, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट रूप से जैसे भेड़ और बकरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गाय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन सिर्फ इतना सा पूछा जाए कि आपके स्ट्रिप मेथड यूज की जाती है गाय, भैंस और आपके जिसको कैसे भेड़ और बकरी में से कोई हो, तो आपको ध्यान रखना है भेड़ बकरी ही बताना है आपको। तो यहाँ पर अंगूठा विधि यह क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये दोषपूर्ण विधि है। क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये दोषपूर्ण विधि है अंगूठा विधि, ये ध्यान रखना। इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इसकी वजह से गांठों का निर्माण, ये ध्यान रखना। और ये जिसको कह सकते हैं सबसे अच्छी विधि है फुल हैंड मेथड। वैसे इस फुल हैंड मेथड को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक आप जिसको कह सकते हैं गीली और एक शुष्क, ये ध्यान रखना। इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक कहा जाता है ड्राई फुल हैंड मेथड, ड्राई फुल हैंड मेथड एक तो ये होता है, एक होता है वेट फुल हैंड मेथड, ठीक है। अब इन दोनों का ही अपना अपना एक फायदा और एक नुकसान है। वेट एंड फुल हैंड मेथड में क्या किया जाता है? हाथ को जिसको कह सकते हैं गीला करके दूध निकाला जाता है, तो इससे क्या हाथों की अगर कोई गंदगी होगी या कुछ होगी तो वो दूध में मिक्स होगी, कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इनमें से भी सबसे बेस्ट ये मानी जाती है, ध्यान रखना, कभी पूछ लेना तो ध्यान रखना, सबसे बेस्ट ये मानी जाती है। तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? हरा चारा देती है पूरे साल भर। देखिएगा मक्का, तो मक्का रबी में भी बोई जाती है, मक्का खरीफ में भी बोई जाती है और मक्का जायद में भी बोई जाती है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो चारे के पर्पज से जो बोई जाती है वो जायद में बोई जाती है, ध्यान रखना, हरा चारा के लिए, ठीक है। और इसी मक्का से बनाया जाता है आपके सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला साइलेज, ठीक है। तो इसका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ साइलेज बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ साइलेज बनाने के लिए। साइलेज की नेचर एसिडिक होती है, ये ध्यान रखना आपको। बाजरा, तो बाजरे का भी प्रयोग हरे चारे के लिए किया जाता है और हरे चारे के लिए जो बाजरा बोता है उसे कहा जाता है चरी बाजरा। फिर देखिएगा जवार, इसे हम कह देते हैं चरी जवार। क्या कह देते हैं इसे हम कह देते हैं चरी जवार। और यहाँ पर रिजका जिसको कह सकते हैं वर्ष भर हरा चारा देने वाली यहाँ पर फसल है, ये ध्यान रखना आपको। अब रिजके की बात करते हैं तो रिजका वैसे क्या है? रबी की फसल है। तो रबी की फसल है इसलिए तो हम इसे कहते हैं एक वर्षीय। लेकिन ध्यान रखना, रिजका के लिए एक वर्ड यूज और होता है कि रिजका क्या है? रिजके को बहुवर्षीय भी माना जाता है, ठीक है, बहुवर्षीय भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना। और बहुवर्षीय रिजके के लिए जब बात करते हैं तो ये क्या हो गया? चारा पूरे वर्ष भर आपको उपलब्ध होगा। रिजके को क्या कहा जाता है? तो आपके जो रिजका है ना, उस रिजका को कहा जाता है मेडिकागो सेठाइवा। क्या कह देते हैं? मेडिकागो सेठाइवा, ठीक है। कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फेबेसी के नाम से जाना जाता है।
अगर आप रिजके को देखोगे तो इसे हरा चारा वाली फसलों की, हरा चारा फसलों की इसे रानी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम देखें तो इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, एक सेफोनिन पाया जाता है और एक ऑक्जेलिक एसिड। तो एक तो है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। इसीलिए रिजके को पशुओं को अधिक खिलाने पर क्या हो जाता है, आफरा, और आफरा होने के लिए जिम्मेदार है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसको कह देते हैं आफरा। दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड के अलावा अगर हम बात करें आपके, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड के अलावा आपके क्या है, सेफोनीन। तो रिजके में क्या पाया जाता है, सेफोनीन भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, सेफोनीन। और इस सेफोनीन के कारण क्या होता है, ये ध्यान रखना, गर्भपात होता है, ये ध्यान रखना, गर्भपात। तो ए इसका क्या है, राइट आंसर आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाया जाना चाहिए, क्या पिलाया जाना चाहिए नवजात बछड़े को, दूध, पानी, ग्लूकोज और खीस। तो सबसे पहले पिलाया जाने वाला और खिलाया जाने वाला उत्पाद क्या है, आपके खीस, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोलेस्ट्रम, ये हमें ध्यान रखना आपको। तो डी इसका राइट आंसर है। ग्लूकोज जो होती है ये क्या है, मोनोसेकेराइड है, सरल शर्करा है, ये क्या है, ये सरल शर्करा है, आप इसे मोनोसेकेराइड भी कह देते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा पूछ ले तो आप क्या बताओगे, तो आपसे अगर पूछा जाए कि दूध की शर्करा, तो दूध की जो शर्करा होती है उसको क्या कह देते हो आप, लैक्टोज कहते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डी, दूध का मीठापन पूछ ले, दूध की शर्करा पूछ ले, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पूछ ले, तो आपको यही बताना है। अगला देखो, मुंह पका खुरपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है, तो देखिएगा एफएमडी, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये जिसको कह सकते क्या है, वायरस के द्वारा होने वाली, वायरस द्वारा होने वाली डिजीज। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है, तो ध्यान रखना, जुगाली करने वाले पशुओं को, या आप रूमिनेंट्स कह सकते हो, ये ध्यान रखना आपको। और इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जैसे विशिष्ट रूप से गाय और भैंस को। इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत इसकी होती है, ध्यान रखना, पैर से, और पैर में भी खुर से, और पैर से कहां चली जाती है, पैर से चली जाती है मुंह में, ये ध्यान रखना। तो पैर में छाले होते हैं, ठीक है, फपोले होंगे पैर में, मुंह में क्या होंगे, छाले होंगे। इसका मुख्य क्या है, लक्षण है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मुंह तथा पैरों में फपोले होकर छाले पड़ जाते हैं, मुंह में सूज जाती है, मुंह में सूजन, पैरों में सूजन आ जाती है, आफरा आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है मुख्य लक्षण, मुंह तथा पैरों में फपोले होकर छाले पड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मुंह में सूजन, पैरों में सूजन, ये भी देखी जाती है, लेकिन मुख्य कैरेक्टर कौन सा है, ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, उत्तरी भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का नाम कौन सा, क्या है, नॉर्थ इंडिया में दूध देने वाली कौन सी ब्रीड मुख्य है, सूरती, क्या सूरत है, क्या चाल है, नीली रावी, क्या तेरी आंखें है, महसाणा और मुर्रा, ये ध्यान रखना आपको। तो मुर्रा के सींग जो होते कैसे होते, जलेबी नुमा। सींग कैसे होते हैं, तो सींग होते हैं इसके जलेबी नुमा, और सींग जिसको कह सकते हैं इसके कैसे होते हैं, जलेबी नुमा, ये ध्यान रखना। और इसे क्या कहते हैं, ब्लैक जेड, ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, इसे ब्लैक जेड भी कहते हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक दूध देने वाली ये नस्ल कहाँ देखी जाती है, तो नेशनल जो कैपिटल रीजन है एनसीआर में, विशेष रूप से जैसे हरियाणा वाला रीजन, वेस्टर्न यूपी,
और राजस्थान का कुछ पार्ट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बार इसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी नस्ल है, तो इसे कैपिटल ब्रीड भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसे? कैपिटल ब्रीड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे दिल्ली, हरियाणा उधर आपको देखने को मिलती है। महसाणा तो गुजरात इसका आपको दिखाई देगा। महसाणा क्या है? मै से मुर्रा और सह से सूरती, तो मुर्रा और सूरती का क्या है? क्रॉस है। ये सर्वाधिक दूध देती है और इसका सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, दूध देने का काल, तो दूध काल इसका सबसे ज्यादा है। नीली रावी जिसको कह सकते कहा जाता है, कौन सी एक ऐसी ब्रीड है जो नदीय बहाव क्षेत्र के आसपास देखने को मिलती है, जिसकी आंखें नीली होती है, तो आपकी नीली रावी, ये ध्यान, नदी भी है ये ध्यान। सूरती जिसको कह सकते हैं, इसके कैसे सींग जो है इसके लिए जाने जाते हैं। सींग जो होते हैं कैसे? सींग इसके दराती नुमा होते हैं। तो सींग कैसे होते हैं? इसके दराती नुमा सींग होते हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। भैंस अनुसंधान केंद्र आपको पता ही है कि हिसार में है, और हिसार में सबसे ज्यादा अनुसंधान इसी पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल जर्सी, हरियाणवी, कांकरेज और राठी? तो आपको पता ही है कि इनमें से कौन सी है, एक ही दिखाई दे रही है, जर्सी, ये ध्यान रखना आपको। अब जर्सी की बात करें तो ये ध्यान रखना, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। ठीक है, तो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप आपको दिखाई देगा, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। और फिर अगर हम बात करें तो विदेश में या विदेशी ऐसी गाय जो सबसे ज्यादा फैट के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक विदेशी नस्लों में, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक फैट, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। अब एग्जैक्टली क्या है, ये है तो एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पार्ट, जैसे इसमें से 10 में से 8-9 क्वेश्चन, लेकिन अगर इनको अलग करते तो फिर जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट पूरा डिवाइडेड हो जाता, तो इसलिए मैंने इनको 7 ही ले लिया, ये ध्यान रखना आपको। और अब आ जाता है अपना जिसको कह सकते हैं आपके कौन सा, एग्रीकल्चर में एग्रो और हॉर्टी वाला। मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण क्या है? फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता या कैल्शियम की कमी? तो कैल्शियम का तो मुख्य कार्य क्या होता है? रूट इनिशिएशन और आपके इसको सेल डिवीजन, ये ध्यान रखना आपको। फास्फोरस की अधिकता नहीं होती, फास्फोरस की कमी होती है। जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो इसका मुख्य लक्षण ही यही है क्या लक्षण है? पत्तियों पर बैंगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है, पत्तियों पर बैंगनी रंग। ठीक है, इसके साथ में अगर आप देखोगे फास्फोरस की कमी के कुछ लक्षण और बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होंगे? फूल नहीं बनेंगे। ठीक है, जड़ों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जड़ों का निर्माण कम होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या है? अब यहां पर पूछा है कि साउथ वेस्ट में जहां के आपके सोयाबीन का उत्पादन हमारे कहा कोटा संभाग में होता है, तो यहां पर देखो, वैसे सोयाबीन की जब बात करते हैं तो ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। तो सोयाबीन का उत्पादन अगर देखें तो सोयाबीन का उत्पादन यानी कि कहां होता है? तो महाराष्ट्र में। एमपी और राजस्थान में इसका उत्पादन कहां होता है? तो राजस्थान में अगर आप इसके उत्पादन की बात करेंगे तो राजस्थान में इसका उत्पादन होता है आपका झालावाड़ में। ठीक है, तो राजस्थान का सोयाबीन का राजस्थान में जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? तो राजस्थान में सोयाबीन आपको झालावाड़ में दिखाई देगी। ठीक है, कहां दिखाई देती है? झालावाड़ में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है आपको। और वैसे राजस्थान के सेंस में अगर आप एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है, आप सीधा इसे बोल सकते हैं ACZ। कौन सा ACZ है? तो यहां पर आप देखेंगे तो 5th। वैसे तो इसकी सीडेड 60 से 80,
लेकिन ज़्यादातर 70 से 80 के आसपास होती है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में बतानी है, दक्षिण पूर्वी साउथ वेस्ट में। तो 50 है नहीं, 150 है नहीं, रेंज 60 से 80, लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा आंसर 70 से 80। तो यहाँ पर देखो 60, 50, 60, 80, 70 नहीं दिया, तो यहाँ पर 80 kg इसको कह सकते हैं, आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। अगला सवाल अगर देखें हम आपके स्क्रीन पर, तो सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जाना लाभदायक होता है? तो सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए कौन से रसायन और मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? तो सरसों इसको कह सकते हैं पाले से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि जो है सरसों किसकी किस्म है? रबी की किस्म है, ठीक है, रबी की फसल है। तो गंधक का तेजाब 0.3%, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1%, गंधक अम्ल का तेजाब 0.1% या गंधक का तेजाब 0.5। देखिए गंधक का तेजाब 3 जगह और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक जगह। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% सॉल्यूशन का प्रयोग ड्रिपर्स को साफ करने के लिए, ड्रिप इरिगेशन में ड्रिपर्स के चौक होने पर उसको साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका प्रयोग करते हैं 10% कहां पर? ड्रिप इरिगेशन में, ठीक है। तो ड्रिपर्स की क्लीनिंग के लिए, इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। पाले से बचाने के लिए अगर जब भी कभी पूछ लिया जाए आप तो क्या बताना है? तो पाले से बचाओ। तो यहां पर देखो पाले से अगर बचाव करना है तो पाले से बचाव कैसे कर सकते हो आप? पहला आपके पास उपाय है पाले से बचाने का, और वो उपाय है जैसे सबसे पहले इसी का प्रयोग कर ले। तो चाहे तो आप गंधक का तेजाब बोल सकते हैं इसे, या चाहे आप इसे H2SO4 का यूज बोल सकते हैं। इसकी कितनी मात्रा? तो 0.1%, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपके पूछ ले, चाहे कैलकुलेशन किसी में भी, तो 1000 लीटर है तो 1000 लीटर में 0.1 कितना होता है? तो देख लीजिएगा आप, ठीक है, 0.1%। तो ये ध्यान रखना, जैसे 1000 लीटर है तो 1000 लीटर में 1 लीटर मिला दो, तो यहां पर कितना हो गया? 0.1, ये ध्यान रखना आपको। तो 1 लीटर, 1000 लीटर में 1 लीटर मिला दो, उसका 1000वां भाग 0.1% हो गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो 0.1%। दूसरा क्या कर सकते हैं? सिंचाई करना। तो इससे 2-3 डिग्री सेल्सियस क्या बढ़ जाता है? 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो ये ध्यान रखना। फिर क्या है, जैसे विंड ब्रेक्स का भी प्रयोग, तो ठंडी हवाओं को बचाने में प्रयोग है, वो भी विंड ब्रेक्स भी बचाती है आपके, ठीक है, विंड ब्रेक्स भी बचाती है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे धुआं करना, आजकल वैसे एग्रीकल्चर में इसे नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है, और आपके सरकारें पोल्यूशन को कम करने के लिए कार्य कर रही है। तो यहाँ पर गंधक का तेजाब 0.1% का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जब पाला गिरने की संभावना हो तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो आपके सवाल, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए DAP की जरूरत, इसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर पर आपको क्या देखना है? इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है, क्या है? तो इसे कहते हैं दिया जाने वाला पोषक तत्व, दिया जाने वाला पोषक तत्व की मात्रा केजी में, डिवाइड बाई, अगर हम देखें तो
पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा इंटू 100। तो यहां अगर हम देखें तो यहां देखो दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व कितना, तो यहां पर क्या दे रहे हैं 40 kg। क्या दे रहे हो नाइट्रोजन, और किससे दे रहे हो डीएपी। तो अब यहां पर डीएपी में अगर आप देखोगे डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन जो होते हैं इसमें 46% है, फास्फोरस है वो है 18%। तो यहां पर देखो सॉरी अपन उल्टा कर दिया ना इसको, ये नाइट्रोजन, डीएपी में फास्फोरस है 46% और नाइट्रोजन है 18%, ये उल्टा लिख दिया अपन ने, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना आपको। यहां देखो 40 नाइट्रोजन दे रहे, किससे दे रहे, डीएपी से। तो डीएपी में नाइट्रोजन कितना 18% गुणा 100, 2 से काटा 9, 2 से काटा 20। तो यहाँ पर देखो 20 में 2 का भाग दे लो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 222 kg अगर कोई आंसर है तो ये रहा। अब आप इससे दूसरा रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं कि 222 kg डीएपी का प्रयोग करने पर खेत में नाइट्रोजन कितनी मिलेगी। 222 kg आपने डीएपी का प्रयोग किया, इससे नाइट्रोजन कितनी मिलेगी 18%, डिवाइड बाई 100। तो 18 दूनी 36, 3, 18 दूनी 36 और 6 39, 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते भाग 100 का 39.96 kg। तो 39.96 का मतलब कितना हुआ राउंड फिगर में 40 kg। तो इसका मतलब क्या है 20 का राइट आंसर। इसको एक बार देख लें, आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए बेटा आगे। तो आगे देखो, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण के बाद कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के बाद में देखिएगा पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, अंकुरण से पूर्व जिसको कह सकते हैं, बुआई से पूर्व ही खेत में प्रयोग कर लेते हैं। प्री इमरजेंस बोने के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, और पोस्ट इमरजेंस बोने के बाद और अंकुरण के बाद, ये ध्यान रखना खड़ी फसल में एक प्रकार से। तो इमिजाथाइपर, पेंडामेथिलिन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन। फ्लूक्लोरिन इसे बेसालिन कहते हैं, इसका प्रयोग आप सोयाबीन में करते हैं लेकिन एज ए पीपीआई। फिर एलाक्लोर, पेंडामेथिलिन, इसका प्रयोग पेंडामेथिलिन का प्रयोग आप कर सकते हैं पीई के रूप में। और यहाँ पर इमिजाथाइपर, ये ध्यान रखना बहुत अच्छा क्या है, हर्बिसाइड है आपकी इमिजाथाइपर, और इसका प्रयोग आप गंवार, दलहन, और तिलहन, गंवार, दलहन और तिलहन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है इसका राइट आंसर आपका, ठीक है भाई। चलिए आगे। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है। देखिएगा, इरिगेशन के साथ आप पानी के साथ ही क्या देते हैं, फर्टिलाइजर उसमें घोल करके। तो इससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और यहाँ उर्वरक की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि कौन सी विधियों में। तो देखिएगा, सिंचाई के साथ अगर देखा जाए तो सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यंत्र अगर पूछ लिया जाए कभी, तो यंत्र होता है वेंचुरी। कौन सा होता है, तो यंत्र तो है वेंचुरी, ये ध्यान रखना आपको। यंत्र कौन सा है, वेंचुरी। इस वेंचुरी का प्रयोग आप ड्रिप इरिगेशन में, ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन में किया जाता है। आजकल ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आप इसका प्रयोग कहाँ देख सकते हैं, तो आप इसे स्प्रिंकलर में भी, ठीक है, स्प्रिंकलर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है, सिंचाई हर्बिगेशन। अगर हम हर्बिसाइड का प्रयोग सिंचाई के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, हर्बिसाइड आर यूज्ड विथ इरिगेशन वाटर,
कॉल्ड एज हर्बिगेशन। केमिगेशन, तो यहां पर क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं। तो केमिकल आर यूज्ड, केमिकल्स आर यूज्ड विथ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर। फर्टिगेशन, तो फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन, ध्यान रखना। तो कोई भी जैसे वर्ड है फर्टी, हर्बी, आपके इसको कह सकते केमी, तो यहां पर इसके बाद में वो जो है इरिगेशन वाला गेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सी का क्या है, राइट आंसर आपको दिखाई देगा। ध्यान, फर्टिगेशन का प्रयोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सिंचाई क्या है, तो किसी भी पादप की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है, ठीक है, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना। तो फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, फसलों में लौह तत्व की कमी प्राय देखी जाती है नई और ऊपरी पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर, पुरानी और निचली पत्तियों पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, अगर हम एक पौधे की बात करें यहां पर, तो इस पौधे की कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे यहां पर होती है, ये ध्यान रखना। तो कमी के हिसाब से देखें तो लोअर पार्ट पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम इसका प्रयोग करते हैं। प्लांट के मिड वाले पार्ट पर एक पोषक तत्व है जिंक, इसकी यूज करते हैं। यहां पर कमी के लक्षण नए वाले पार्ट, पौधे की नई और ऊपरी पत्तियां, नई पत्तियों पर अगर आप देखोगे, देखिएगा फेरस और मैग्नीज, इन दोनों की वजह से होता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ध्यान रखना, आंतरिक हरितमाहीनता। यहीं पर जैसे सल्फर है, कॉपर है, ये यहाँ पर आपको, लेकिन यहां अगर देखोगे शीर्ष पर, इसे कहते हैं मेरिस्टेम। अगर मेरिस्टेम पर अगर आप देखोगे तो मेरिस्टेम पर कमी के लक्षण कौन से, एक तो कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ एक बोरोन, Ca और बोरोन, ये दो चीजें आपको शीर्ष वाले भाग पर दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। तो पूछा क्या है, लौह तत्व फेरस, तो फेरस नई और ऊपरी पत्तियों पर, ये नई भी है और ऊपरी भी है, ये ध्यान रखना, राइट है। सबसे निचली पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पुरानी और निचली पत्तियों पर, तो वही तो बात है। तो ए इसका राइट आंसर है आपके, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो बेटा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको देखना है, देखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल, तो देखिएगा धान, मक्का, सोयाबीन और उड़द। तो यहां अगर हम देखें तो धान आपके जैसे 12 में होता है, और 12 को क्या कहा जाता है, आपके धान का कटोरा कहते हैं इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। मक्का,
तो मक्का जिसको कह सकते हैं आपके राजस्थान, जैसे आपके भीलवाड़ा है, साउथ राजस्थान में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह में। सोयाबीन उड़द, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली कौन सी है? सोयाबीन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है सोयाबीन। गाजर घास पार्थियनम स्टेरोफेरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण के लिए कौन सा कीट प्रयोग में लाया जाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए गाजर घास, जिसे हम उपनाम के रूप में देखते हैं कांग्रेस घास, ठीक है, इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो जाइगोग्रामा लेंटाना, तो देखिएगा जाइगोग्रामा लेंटाना नहीं होता, जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर मामला गड़बड़ यहीं पर है, ये ध्यान, जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा, तो ध्यान रखना यही आपके हो जाएगा। क्रोसोडोसिमा लेंटाना, ये लेंटाना कैमरा के लिए है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर ए आपका दिखाई देगा बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। ये देख लो, सवाल पूछा गया है, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए? तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं की अगर बात करें, ठीक है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो यहां पर क्रांतिक अवस्थाओं की जब बात करते हैं तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था गेहूं में 6 है। नंबर 1 क्राउन रूट इनिशिएशन, नंबर 2 टिलरिंग, नंबर 2 टिलरिंग, नंबर 3 लेट जॉइंटिंग, नंबर 4 फ्लावरिंग, या इसी को कहते हैं ब्लूमिंग, और इसी को कई बार कहते हैं ईयर स्टेज, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, देखो नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 में आपके आता है डफ स्टेज, ठीक है, डफ स्टेज। और नंबर 6 अगर हम देखें, ये 5 में जैसे क्या है मिल्किंग स्टेज, और नंबर 6 में डफ स्टेज, परिपक्व अवस्था, ये ध्यान रखना आपको। ये आपके 21 दिन, 40 और 5 45 दिन, 60 और 5 65 दिन, और आपके 80 और 5 85 दिन, 105 और 115 दिन पर ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपके इन्हीं में से 2 है स्टेज, आप देख सकते हैं। बताओ, देखिए ठीक है। तो जैसे मैंने कई बार आपको यहां से बताया है कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो एक ही सिंचाई हो तो आपको पता है एक तो कौन सी पर देते हैं, CRI पर। अगर सिंचाई 2 हो तो पहली CRI पर और दूसरी आपको पता कौन सी पर बताया मैंने हमेशा वर्ड यूज किया ब्लूमिंग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कौन सा? ब्लूमिंग अवस्था पर, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जेट में तो आपके पूछेगा नहीं ब्लूमिंग, लेकिन जेट से ऊपर के एग्जाम्स में पूछ लेता है ब्लूमिंग, ठीक है। ब्लूमिंग। फिर एक जैसे अपन कहते हैं ना तीसरा, तो अगर थर्ड पर पूछे तो ध्यान रखना विषम संख्या 1, 3 और 5, इसका मतलब है CRI, जॉइंटिंग और मिल्किंग, ये ध्यान रखना। अब यहां पर पूछा कि 2 ही सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है, तो पहला तो शीर्ष जड़ जमाव, शीर्ष तो फुटान काट दो, शीर्ष तो अनिवार्य है। फिर इसके बाद देखो दाना नहीं आपकी बाली बनते समय, तो इसे ईयर स्टेज कहते हैं, इसे फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं, इसे ब्लूमिंग स्टेज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपके यहाँ पर ये जो है इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, खाद्य उर्वरकों भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? आपने खाद दिया खेत में
और खाद देकर के आपने ये खाद देकर के आपने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके आपने उर्वरक बढ़ाया। टिलेज के माध्यम से इसको कह सकते हैं, जुताई उताई करके आपने क्या किया, उत्पादन बढ़ाया। तो ये क्या कहलाएगी, कौन सी उर्वरता कहलाएगी, प्राकृतिक उर्वरता। तो प्राकृतिक उर्वरता पृथ्वी में जो आपकी भूमि में जो उपलब्ध है वही क्या कहलाती है, नेचुरल आपकी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उपार्जित उर्वरता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं, उपार्जित उर्वरता। क्योंकि हमने क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके इसको बढ़ाया है, तो आपके उपार्जित उर्वरता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। देखिए 2 वर्ड यूज होता है, एक उर्वरता और एक होती है उत्पादकता। उर्वरता जो होती है इसको कहते हैं फर्टिलिटी। मृदा में उपस्थित पोषक तत्व मृदा देने की कितनी क्षमता रखती है, तो मृदा द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। और उत्पादकता क्या होती है, प्रति हेक्टेयर उपज जो होती है आपकी, ये क्या है, ये प्रति हेक्टेयर उपज, ये ध्यान रखना, प्रति हेक्टेयर उपज। इसको आप केजी में और रुपयों में मापते हैं, ये ध्यान रखना। तो 20 का राइट आंसर है। हम पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे आपके इसके 2015 पेपर के। ओरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, सरसों, तंबाकू और कपास और बरसीन, ठीक है। ओरोबंकी देखिएगा 4 प्रकार का खरपतवार आपको ध्यान रखना। एक तो ओरोबंकी याद रखो, ठीक है। ओरोबंकी के बाद एक स्ट्राइगा याद रखो। स्ट्राइगा के बाद एक याद रखो आपके तीसरा अमरबेल, इसे कुसकुटा भी कह देते, कई बार क्या कह देते, कुसकुटा। फिर चौथा याद रखो आपके जैसे ये जो आपके फ्रूट्स में होता है ना, जो हाफ स्टेम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। नंबर ये 4 प्रकार का। तो ओरोबंकी जो होता है, ओरोबंकी क्या है, तो ओरोबंकी ये ध्यान रखना, यहां पर लेथाइरस कर, ये अभी आ जाएगा ध्यान में, ये क्या नाम, आम वगैरह में होता है, ये ध्यान रखना आपको। पूर्ण जड़ परजीवी, ये तो ध्यान रखना आपको। तो ये तो पूर्ण जड़ परजीवी है, ये अर्ध जड़ परजीवी है, ये ध्यान रखना आपको, अर्ध जड़ परजीवी। अमरबेल क्या है, ये पूर्ण तना परजीवी। परजीवी ये अर्ध तना परजीवी होता है। चौथा एक जो आम वगैरह में होता है लेथाइरस, ये लेथाइरस तो होता है आपके खेसारीदार, लेथाइरस सेटाइवस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका नाम अभी दिमाग से स्किप हो रहा, अभी आ जाएगा। ये एल से शुरू होता है, अर्ध तना परजीवी, ठीक है। और ये फलों में दिखाई देता है, फलदार पौधों और रोपित फसलों में। तो यहां पर क्या है, ओरोबंकी किस में दिखाई देगा, आपके सरसों और तंबाकू, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है क्रूसीफेरी को। क्रूसीफेरी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सी इसका राइट है। अगला देखो, मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान। तो 3 प्रकार का मौसम पूर्वानुमान, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो शॉर्ट में देखिएगा बिलो 3 डेज, शॉर्ट में 3 to 10 डेज मीडियम, और 10 डेज से ज्यादा। तो यहां पर मध्यम के लिए ये रहा आपके मीडियम वेदर फोरकास्टिंग, जिसको कह सकते हैं, आपको दिखाई देगी। तो 20 का राइट आंसर है। यहां देखिएगा धान में खेरा रोग होता है,
तो धान में खेरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से। भारत की मृदाओं में वैसे भी 47% कमी होती है आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आप अगर आगे देखेंगे तो इसकी खोज वाईएल नेने ने की थी, वाईएल नेने ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना आपको 1966 में। और यहां अगर आप देखेंगे तो रंग कैसा है, भूरे धब्बे जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देते हैं। तो जिंक की अधिकता की वजह से नहीं है, जिंक की कमी की वजह से होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बी क्या है इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? पीके 472, जेएस 335, जेएस 93-55 और एनआरसी 12। अर्ली मैच्योरिटी जिसको कह सकते हैं आपके सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म बतानी, कौन सी की सोयाबीन की जल्दी पकने वाली एक किस्म है, आपको ये देखना है। तो यहां पर पीके 472, जेएस 93-5 और तो यहां पर अर्ली सोइंग में जेएस 93-5 पे ध्यान रखना, इसकी एक अर्ली वैरायटी है। ये सवाल जब 2015 में पूछा गया तो ऐसा सवाल था, इसको स्किप करना था, वैसे बोर्ड की बुक में दे रखा है इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं? आइसोप्रोटिरोन, मेटोक्सिरोन, मेटसल्फिरोन, एलाक्लोर, आपको यहां पर बताना है कि किसका प्रयोग कर सकते हैं गेहूं की चौड़ी पत्तियों के लिए। तो चौड़ी पत्तीदार फसलों जो वीड है उसके लिए किसका प्रयोग? 2,4-D का। तो देखो 2,4-D है क्या? आइसोप्रोटिरोन, ये सक्रिय पत्ती में यूज होता है और साथ में इसका प्रयोग आप गेहूंसा के लिए करते थे, लेकिन गेहूंसा में आजकल क्या आ गया, इसमें रेसिस्टेंस पावर आ गया। मेटोक्सिरोन, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, तो यहां पर मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल का प्रयोग आप कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर। अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई की विधि, वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा हो और जल बचत ज्यादा हो, जिसमें फव्वारा, सीमांत पट्टी से स्ट्रिप कहते हैं, क्यारी विधि, चेक बेसिन और कूड़ विधि जिसको कह सकते हैं। यहां पर क्या है? कूड़ विधि। तो यहां पर क्या है? फर्रो इरिगेशन, यहां पर है चेक बेसिन, ठीक है, कौन सी है? चेक बेसिन, इसे कहते हैं स्ट्रिप, और यहां पर है स्प्रिंकलर, फव्वारा विधि, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अधिक जल बचत के लिए कौन सी सिंचाई, तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? सिंचाई के लिए फव्वारा विधि, इसे कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड, तो फव्वारा विधि ध्यान रखना। इसमें जल बचत कितनी होती है? 50 आपकी % के आसपास, तो 20 से 50% तक जल बचत है, ठीक है, और वाटर यूज एफिशिएंसी 50 से 70% तक। तो ये ध्यान है, 20 से 50% तक क्या होती है? जल की बचत। तो डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। और अगर ऑप्शन में ड्रिप इरिगेशन और होता तो ड्रिप इरिगेशन भी राइट हो जाता है इसका, ठीक है। लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्रमशः पीएच, ईसी और आपके ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो देखिएगा पीएच या सीरियल ये रखो आप, ईसी, पीएच और ईएसपी, तीनों के लिए बता देता हूं। लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय, अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां क्या दिखाई देगा? ईसी 4 से ज्यादा, 4 से कम और 4 से ज्यादा, सॉरी तीनों फसलों के लिए ऐसा, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर तो आपको सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा दिखाई देगा, पीएच 8.5 से ज्यादा, ईएसपी आपके जिसको कह सकते हैं वो भी ज्यादा ही, आपको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो भी ज्यादा ही दिखाई देगी। यहां पर अगर आप देखोगे पीएच, तो पीएच बिलो 8.5, बिलो 15। यहां पर देखो 8.5 से ज्यादा पीएच और यहां पर 15% से ज्यादा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक और पूछा जाता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और पूछ ले तो ये 13% से कम, 13 से ज्यादा, तो जिसमें निशान ज्यादा का हो
खुला निशान हो, वो देखो पीएच खुला है, ये भी खुला है, ये खुला है लेकिन ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये खुला है, ये खुला है। ठीक है, यहां पर देखना है। और ईएसपी यहां ज्यादा लेकिन ईएसपी यहां पर 15 कम है। तो निशान कौन सा है? ये वाला। निशान कौन सा है? ये वाला। निशान कौन सा है? ये वाला। तीनों निशान अगर खुले हैं तो लवणीय और क्षारीय। और ये सवाल हूबहू कई बार पूछ लिया एग्जाम में। ठीक है, तो ए इसका क्या है आपका राइट आंसर। अगला देखो, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालय क्रमशः कोटा, जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर क्रमशः किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं? कोटा, तो कोटा तो 5 नंबर जोन में आता है। जोबनेर जयपुर में आता है तो 3rd ए में आता है। उदयपुर जिसको कह सकते हैं आपके 4th ए चित्तौड़ के साथ आता है। और बीकानेर जिसको कह सकते हैं आपके, तो बीकानेर जैसलमेर 1st सी में आता है। तो 5th कहाँ है? पंचम सब जगह। 3rd ए कहाँ है? 3rd बी गलत है, 3rd ए 3rd ये दोनों गलत है। फिर 4th ए, चतुर्थ 4th ए यहाँ पर है और 1st सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, तो एग्रो क्लाइमेट जोन भी आपके पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पहले भी पूछे गए। तो बी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। अगला देखो, फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूजल वृद्धि की जल संरक्षण की राजस्थान सरकार की योजना है। ये आज भी पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि अभी भी चर्चा में है। फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई और भूजल वृद्धि के लिए, यानी कि कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसका प्रयोग फसल में जब जल की कमी हो जाए तो फसल को बचाने के लिए दिया जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में। और उसके माध्यम से क्या है, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर में भी वृद्धि होती है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना में क्या होता है, पानी को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। खेत तलाई योजना, डिग्गी योजना, डिग्गी योजना इसको कह सकते हैं वाटर को भरने के लिए यूज करते हैं। डिग्गी योजना नहरी क्षेत्रों में काम में लेते हैं, नहरी क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर खेत तलाई अगर आप देखोगे तो खेत तलाई वर्षा जल का संग्रहण होता है, इससे क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ये ध्यान रखना। खेत तलाई योजना, तो 20 का क्या है राइट आंसर है आपके। अगला देखो, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। एक है स्टोन और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्या है, एक मेथड है आपके पास स्टोन और एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, स्टोन और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो कोंकण क्षेत्र में तो अनार, अंगूर, आम, तो आम में ये ध्यान रखना। गुजरात और महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है उस कोंकण रीजन में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आम में प्रयोग किया जाता है। आम में देखो क्या क्या यूज होते हैं। आम में जैसे क्या होता है आपका वीनियर ग्राफ्टिंग भी होता है। ठीक है, आम में वीनियर ग्राफ्टिंग भी होता है। आम में जैसे आपके क्या है इनार्चिंग भी होती है। ठीक है, आम में आपके से हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड ग्राफ्टिंग, तो हार्डवुड ग्राफ्टिंग भी यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर सी क्या है इसका राइट आंसर है आपका। अगला देखो, फल सुसुप्तावस्था पाई जाती है, फ्रूट डोरमेंसी किस में पाई जाती है? आम, आंवला, अनार और बेर। फ्रूट डोरमेंसी पूछ रहा है, ये ध्यान रख। एक फ्लोरल डोरमेंसी होता है और एक ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक फ्लोरल डोरमेंसी होती है। तो यहां पर फल सुसुप्त अवस्था यानी कि आपके फ्लावर आए, फ्लावर आने के बाद निषेचन हुआ, गेमेट बने, लेकिन वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो यहां पर आम में तो एकांतर फलन देखा जाता है, एकांतर फलन देखा जाता है आम में। तो आंवले में पाई जाती है आपके डोरमेंसी, फ्रूट डोरमेंसी, ये ध्यान रखना, या फ्लोरल या जाइगोमेटिक डोरमेंसी, ये ध्यान रखना आपको। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, बेर में पूछा जाता है प्रूनिंग, तो बेर में प्रूनिंग 15 अप्रैल से 15 मई, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 15 अप्रैल से 15 मई। अगला देखो, बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया। उमरान किस्म गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से। तो ये किस्म जो है
आपके कहाँ से विकसित हुई है, ध्यान रखना आपको। तो उमरान गुजरात की वेराइटी। अर्का मर्दुला किस्म है, देखो एक तो होती है मर्दुला, ठीक है, एक तो क्या होती है मर्दुला, और एक होती है अर्का मर्दुला। तो मर्दुला जो है वो किसकी है, मर्दुला जो वैरायटी है वो तो अनार की है। अर्का मर्दुला, क्योंकि अर्का अमूल्य, अर्का अमूल्य, अर्का किरण, ठीक है, अर्का रश्मि, अर्का रश्मि। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर, सी है अमरूद, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, सी राइट आंसर है। भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए, यानी कि भिंडी बढ़ती कैसे है, भिंडी में ग्रोथ कैसे होगी, कौन से यहाँ पर फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो भिंडी जिसको कह सकते हैं सर्दियों में और आपके ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन में, तो लंबे दिन हो, गर्म दिन हो और नम दिन हो। तो नम तो देखो क्या होगी, वर्षा तो नम हो गए, गर्म आपको पता ही है गर्मियों में जायद में आपके इसको कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन, और लंबी गर्मियों में दिन कैसे होते हैं, लंबे। तो छोटे दिन तो सर्दियों में होते हैं, ये ध्यान रखना, ठंड आएगी नहीं आपके। तो लंबे दिन गर्म और आपके नम होनी चाहिए आपके, तो वहां पर भिंडी का अच्छा उत्पादन है। कैटफेज जिसको कह सकते हैं बिल्ली जैसा आकार, किसमें विकार होता है, कैल्शियम की कमी देखी जाती है। प्याज में, तो आपके प्याज में जलेबी रोग देखा जा सकता है, ठीक है, जलेबी रोग प्याज में। फूल गोभी में विपटेल है, आपके ब्राउनिंग है, बटनिंग है, फप्पीनेस है, आपके फज्जीनेस, सॉरी फप्पीनेस टमाटर में आता है, फज्जीनेस। और टमाटर, टमाटर में एक होता है ब्लॉसम एंड रोट, लुक लाइक कैट, इसे ही कहते हैं कैट फेस। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो यहां पर बी। फूल गोभी में जैसे आपके फज्जीनेस, ठीक है, फूल गोभी में जैसे आपके ब्राउनिंग, फूल गोभी में जैसे अगर आप देखेंगे तो फूल गोभी में बटनिंग, फूल गोभी में आपके वाइपटेल, ठीक है। तो टमाटर और फूल गोभी में सबसे ज्यादा दैहिक विकार देखे जाते हैं, ध्यान रखना। तो 20 का राइट है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण, देखो गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण और एक होता अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय के लिए तो जाना पड़ेगा आपको यूएसए में, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ भारत में ही है तो फिर आप कहाँ करवा सकते हैं, दिल्ली में करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में आप करवा सकते हैं, ठीक है। नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, तो आपके कहाँ है, नई दिल्ली में इसको कह सकते हैं, आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। बेंगलुरु में आपका IIHR है, लखनऊ में आपका CISH है, ये ध्यान रखना आपको। एगमार्क, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर में शुद्धता को दर्शाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कब बनाया गया, 1937 में बनाया गया। 1935 में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, 1955, ये ध्यान रखना आपको। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते ड्रॉप टेस्ट से, एल्कोहल टेस्ट से, सीट टेस्ट से, या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक तो होता है जेली बनी कि नहीं बनी, उसका टेस्ट होता है एक तो आपका, ठीक है, जेली बनी कि नहीं उसका टेस्ट होता है। दूसरा जेली में पेक्टिन कितनी है, तो आपके जेल मीटर तो है नहीं। ड्रॉप टेस्ट, जेली को गिरा करके देखा जाता है, अगर वो गिरती है एक साथ तो इसका मतलब पक गई। सीट टेस्ट, ये भी वही है। तो एल्कोहल टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, पेक्टिन की मात्रा का टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना। और अगला, विथानिया सोमनीफेरा में क्या पाया जाता है, जेट्रोफा, विथानिया, ये विथेनिन किस में पाया जाता है, विथेनिन एक एल्कोलॉइड है। जेट्रोफा, जेट्रोफा में पाया जाता है जेट्रोफीन, एंटी कार्सिनोजेनिक नेचर होता है। क्या होता है, जेट्रोफीन। और जेट्रोफीन की नेचर कैसी होती है, एंटी कार्सिनोजेनिक। इसबगोल, प्लांटेगो ओवेटा, सेफोनिन, अश्वगंधा, इसे विंटर चेरी भी कह देते हैं। और विथानिया सोमनीफेरा, इसे कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा, ठीक है, विथानिया सोमनीफेरम।
तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या है, सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपके 2015 में 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, जिनकी हमने चर्चा की, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको इसके साथ में एक और चीज, इस समय आपके दीपावली जिसको कह सकते हैं दिवाली धमाका ट्रिपल ऑफर चल रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी जो उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी करने चाहते हैं और अपनी तैयारी को और शानदार और जानदार बनाने के लिए उत्कर्ष लेकर के आया आपका दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर। तो उत्कर्ष ऐप के सभी जिसको कह सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज पर भी आपके अप टू 90% तक छूट है। इसके साथ ही उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज पर छूट दिखाई देगी। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की, जैसे अपने बात करें पशु परिचर की टेस्ट सीरीज है, जेट की टेस्ट सीरीज है, ये सब अवेलेबल है आपके पास। इसी के साथ उत्कर्ष बुकशाला पर अगर देखा जाए तो पशु परिचर की जितनी भी बुक है, या उत्कर्ष बुकशाला पर जैसे मेरी एक हॉर्टिकल्चर की बुक है आपके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो वहां पर 80% तक का आपका छूट दिखाई देगा। और हाल ही में जिसको कह सकते हैं एक जो बुक, नई बुक आई है, ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस की भरमार दिखाई देगी। प्रैक्टिस 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 क्वेश्चंस की 320 पेज करते करते आप थक जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हैं इस समय, 175 रुपए उसकी क्या है, प्राइस है। आपको ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके साथ ही उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको पता है कि अप टू 90% तक की छूट है, 24 से लेकर के 3 नवंबर। तो आपकी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, उससे पहले ही अपने कोर्स को परचेज करके उत्कर्ष के साथ उत्कर्ष तैयारी करें। जैसे अप टू 90% तक डिस्काउंट है, 3 महीने की कोर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है, लेकिन विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। जो क्लासरूम के जो कोर्सेज है उनके साथ आपको क्या दिखाई देगी, आपके फ्री जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगी। तो आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और निश्चित रूप से आपका ये रंग बिरंगा त्योहार दीपावली का ये पावन पर्व आप बहुत शानदार और जानदार तरीके से मना रहे होंगे। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आपकी यह दिवाली और आने वाला जो त्यौहार है वो बहुत शानदार और रंगीन हो, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आप सभी जिसको कह सकते हैं जिसकी तैयारी करें उसमें अति शीघ्र सफल हो जाए। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।